people of Gaza are oppressed for so long, and they had to endure siege, they had to endure violence, many wars for the sake of Hamas' lust for power. What are we talking about here? Israel is a democracy, Israel is accountable. Israel is not thirsty for the Palestinian blood. The Palestinian children, the Palestinian society has been hijacked. ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن، فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة إعمار، وتم جايب الجثث، حوالي 4-6 جثث من أهل البسينة ومن أهل درج. نتمنى من العالم أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد المصابين، نريد أبنائنا، نريد أن يقفوا معنا. तो इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी, जी हां, जिस तरह की पिटाई हो रही है ना हमास की, अब खबर यह आ रही है कि जो गाजा की लड़ाई है वो इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी पर आ गई है। बायकॉट के बाद, इजराइल के बायकॉट की धमकी के बाद अब इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी करने की धमकी दी जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी ने अरब देशों से अपील की है कि अगर इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करता है तो इजराइल को तेल और अनाज की सप्लाई रोक दी जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि तेल और अनाज के लिए आखिर इजराइल किस हद तक अरब देशों पर निर्भर है। ये जो नाकेबंदी, बायकॉट या इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी की जो मुस्लिम देश धमकी दे रहे हैं ना, मतलब क्या इजराइल की ये इस्लामिक नाकेबंदी की कोशिश या धमकी वाकई गाजा में इजराइल के बढ़ते कदम को रोक देगी क्या, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम 2 बयान आपको आज जरूर सुनने चाहिए। ये बयान चीख चीख कर बता रहे हैं, ये बयान हम आपको सुनाएंगे जिनको ना हमास से हमदर्दी है, जो गाजा प्रेमी गैंग के सदस्य हैं या हमास प्रेमी गैंग के सदस्य हैं, हमास के हमदर्द हैं ना, उनके लिए आज हम ये निकाल कर लाए हैं कि गाजा का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमास है। गाजा के साथ हमास का सबसे बड़ा धोखा, फिलिस्तीन के नाम पर हमास के आतंकवादी जो युद्ध लड़ रहे हैं ना, उसके पीछे उनका मकसद या उन आतंकवादियों का मकसद फिलिस्तीन की कोई जमीन की लड़ाई या आजादी दूर दूर तक नहीं है। जो मुस्लिम देश गाजा के नाम पर धर्म को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो असल में चाहते ही नहीं है कि फिलिस्तीन के लोग शांति से रह पाए। पहला बयान हमास की, अच्छा क्या होता है, आपको बयान सुनाएंगे, आपको लगेगा कि इजराइल का बयान आ गया होगा या किसी विरोधी पार्टी ने बयान दे दिया होगा या हमास और गाजा के विरोध या फिलिस्तीन के विरोध में बयान आया हो गया विरोधी की तरफ से। ऐसा नहीं है। जो बयान सुनाने जा रहा हूं ना, पहला बयान हमास की स्थापना करने वालों में से एक शेख हसन के बेटे मोसाब हसन का है। सन ऑफ हमास जिसको कहा जाता है, सन ऑफ हमास। मोसाब हसन कभी हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ा करता था, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हमास सिर्फ एक मकसद के लिए इस लड़ाई को जिंदा रखना चाहता है। जानते हैं क्या, कोई फिलिस्तीन का हक या जमीन की लड़ाई कुछ नहीं, पैसे के लिए। ये हम नहीं कह रहे, तो हमास के फाउंडर का बेटा कह रहा है, एक हमास ज़्यादा ही कह रहा है या हमास बाजी कह रहा है। मुद्दा पैसा। मोसाब ने अपने पिता जो कि हमास के बहुत बड़े कमांडर और संस्थापक थे, उनसे भी पूछा कि भाई आखिर इस खून खराबे का क्या मकसद है, लेकिन मोसाब को कभी कोई सही जवाब नहीं मिला
और इजराइल की जेल में हमास के आतंकवादियों के साथ 27 महीने बिताने के बाद मोसाद को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि हमास के लीडर्स का मकसद सिर्फ युद्ध के नाम पर ना आम फिलिस्तीनियों का शोषण करना है, उनकी कुर्बानी देना है, कुछ मुस्लिम देशों से इसके बदले में पैसे की उगाही करना है, पैसे उठाना है। कोई हमास गाजा वालों का सगा नहीं है और फिलिस्तीन के लोगों को युद्ध की आग में झोंक कर खुद अपने परिवार के साथ किसी दूसरे देश में ऐशो आराम की जिंदगी बिताना है। मतलब जो लोग हमास के आतंक को फिलिस्तीन का दर्द या गाजा की आवाज बताते हैं ना, वो हमास खुद गाजा का कितना बड़ा सिरदर्द या गाजा का कितना सगा है ना, वो सुनना चाहिए। गाजा से हमास का सबसे बड़ा धोखा। वैसे बयान गाजा के ही एक पीड़ित व्यक्ति का भी है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि गाजा के नाम पर अरब देश सिर्फ एक खेल खेल रहे हैं। असल में कोई भी फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ है। मतलब फिलिस्तीन के मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है हमास या गाजा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भारत में बैठे हमास के हमदर्दों को भी गाजा पर आई ये बड़ी गवाही सुननी चाहिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि जिस तरह एक समय में ना कश्मीर के अलगाववादी नेता खुद तो आलीशान जिंदगी जीते थे, विदेशों में बैठे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेज देते थे, लेकिन आम कश्मीरियों के हाथ में पत्थर थमा देते थे, तो वैसे ही गाजा में हमास के नेता असल में अपने लोगों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। सुनना चाहिए आपको। ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن، فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة إعمار وتم جايب الجثث حوالي 4-6 جثث من أهل البسينة ومن أهل دراج। वैसे मुसाब हसन ने हमास को लेकर जो कुछ कहा, जो मैंने आपको बताया, वही इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा सच है। कोई फिलिस्तीन का दर्द या फिलिस्तीन की जमीन की लड़ाई या फिलिस्तीन के लोगों से मतलब गाजा के लोगों को, आम लोगों को हथियार देकर उनको युद्ध में झोंकना और खुद विदेशों में ऐश करना, यही हमास का सच है। हमास से पैसे के लिए कर रहा है ये सब कुछ। जो इस सच को नहीं मानना चाहता वो दरअसल फिलिस्तीन के लोगों के साथ नहीं, मतलब जो हमास के साथ है ना, वो फिलिस्तीन के साथ नहीं। एक तरीके से असल में वो भी फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ खड़ा है। रही बात इजराइल को ईरान से मिली इस्लामिक नाकेबंदी की धमकी की, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, तो सच ये है, अब सुनिए। तेल और अनाज के लिए इजराइल असल में अरब देशों पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि जहां एक तरफ दुनिया के ज्यादातर देश तेल अरब देशों से खरीदते हैं, वहीं इजराइल ने इसके लिए कुछ अलग ही इंतजाम किया हुआ है। मतलब अरब देशों की धमकी कोई काम नहीं आने वाली कि इजराइल हमास पर हमले रोक देगा या गाजा पर हमले रोक देगा। इजराइल अपनी जरूरत का तेल मुख्य तौर पर अजरबैजान और कजाकिस्तान, दोनों मुस्लिम देश हैं, उनसे लेता है। अजरबैजान के करीब 97%, तो कजाकिस्तान के करीब 70% लोग इस्लाम को मानते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों के इजराइल से काफी अच्छे संबंध हैं और खासकर अजरबैजान को तो इजराइल का बड़ा समर्थक भी माना जाता है। हालांकि कुछ देश अजरबैजान और कजाकिस्तान पर यह भी दबाव डाल रहे हैं कि वो भी हमास के नाम पर इजराइल से दुश्मनी मोल ले लें, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम दिखाई देती है। और अगर कभी मतलब ऐसा होता भी है ना, तो ब्राजील और अमेरिका जैसे देश इजराइल की तेल की जरूरत आराम से पूरी कर सकते हैं। तो ये इस्लामिक नाकेबंदी अगर इजराइल की हो जाती है तो इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात अनाज की, चलिए तेल का मैंने आपको बताया, अनाज की, तो अनाज को लेकर भी इजराइल अरब देशों पर कुछ खास निर्भर नहीं है। इजराइल खाने पीने का ज्यादातर सामान स्विट्जरलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड, इटली और जर्मनी जैसे देशों से आयात करता है। यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी की धमकी खोखली ही साबित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ईरान इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है और सबसे ताजा धमकी में ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूसरा अपडेट यह है कि अब हमास जल्द ही बंधक बनाए गए कुछ विदेशी नागरिकों को रिहा कर सकता है। जी हां, जब हुई पिटाई तब अकल ठिकाने आई। इस बीच गाजा में फंसे 500 विदेशी पासपोर्ट होल्डर्स को रफा बॉर्डर के रास्ते इजिप्ट जाने की इजाजत मिल गई है। विदेशी बंधकों को छोड़ने के लिए हमास तैयार हो गया।
एक बड़ा अपडेट यह भी है कि 3 तारीख को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल का दौरा करेंगे और संभवतः बंधकों को हमास के कब्जे से कैसे छुड़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर, बोलीविया इस युद्ध के शुरू होने के बाद इजराइल से कूटनीतिक संबंध तोड़ने वाला पहला देश बन चुका है। चिली और कोलंबिया जैसे देशों ने इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये तीनों लैटिन अमेरिकी देश हैं और इन तीनों देशों में इस समय वामपंथी सरकारें हैं और आप जानते हैं वामपंथियों का फिलिस्तीन को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर या समर्थन और इजराइल का विरोध जग जाहिर है। ईरान की इजराइल की इस्लामिक नाकेबंदी किए जाने की अपील और वामपंथी सरकारों द्वारा देशों का इजराइल से संबंध तोड़ना बताता है कि पूरी दुनिया में इस्लामिक और वामपंथी ताकतें मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रही हैं और एक तरीके से खड़ी हो गई हैं। वैसे अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको मतलब भारत में भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई देगा। केरल में वामपंथी सरकार और वामपंथियों के राज में कट्टर इस्लामिक ताकतों की छत्र छाया में कैसे एक इजराइल और हिंदुत्व विरोधी रैली हुई और उसमें हमास के कमांडर का संबोधन हुआ, आतंकवादी का संबोधन, ये सब कुछ आप देख चुके हैं भी वामपंथी जो है विचारधारा। वैसे इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा कैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों की घरेलू राजनीति पर असर डाल रहा है ना, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2020 में जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए तब अमेरिका में रहने वाले अरब मूल के 59% मुसलमानों ने 59% ने जो बाइडेन को वोट दिया था। देखिए गाजा में युद्ध के बाद घट गया समर्थन जो बाइडेन का। क्या हुआ कि जो बाइडेन को 59% 2020 में 59% अरब अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को सपोर्ट किया था। 59% मुसलमानों ने जो बाइडेन को वोट दिया, लेकिन अमेरिका में रहने वाले करीब 60% अरब मुसलमान बाइडेन के साथ थे। अब क्या हो गया है, लेकिन क्या हो गया, इजराइल और हमास के बीच लड़ाई शुरू होते ही बाइडेन को मिला अरब मुसलमानों का यह समर्थन घटकर 17% रह गया, 17%। यह सर्वे अरब अमेरिकन इंस्टीट्यूट द्वारा कराया गया और इससे साफ होता है कि अमेरिका में रहने वाला मुस्लिम समुदाय फिलिस्तीन के मुद्दे पर बाइडेन से नाराज हो गया। इजराइल के साथ क्यों है? अमेरिका के मिशिगन, ओहियो और इसके अलावा पेनिनसिल्विया जैसे राज्यों में मुस्लिम वोट बहुत निर्णायक होता है। मतलब और गाजा में छिड़े युद्ध के बाद इन राज्यों में रहने वाले मुसलमानों के बीच बाइडेन अपनी पकड़ खो सकते हैं। इसी सर्वे में 68% अरब अमेरिकी मूल के मुसलमानों ने माना कि बाइडेन को हथियार और पैसों के जरिए इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और सर्वे में शामिल ज्यादातर मुसलमानों ने इजराइल पर बाइडेन के रुख को अपने साथ धोखा माना। आप सोचिए, मतलब चाहे भारत हो या अमेरिका, फिलिस्तीन का मुद्दा इन देशों में भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। मतलब एक तुष्टीकरण की मजबूरी होती है, इसलिए इजराइल का साथ नहीं देना, वरना यहां पर भी एक वर्ग नाराज हो जाएगा, वोट नहीं मिलेंगे। ये भारत में नहीं अमेरिका में भी हुआ है। बाइडेन वाला जो है ना, दोनों ही देशों में 2024 में चुनाव है और दोनों ही देशों का एक वर्ग चाहता है कि हजारों किलोमीटर दूर गाजा में छिड़े युद्ध को चुनावी समीकरण बदलने के हथियार में बदल दिया जाए। इसलिए जो अमेरिका में बाइडेन के साथ हो रहा है ना, मुसलमानों का वोट घट रहा है, यही डर यहां विपक्ष को भी है। इसलिए यहां भी विपक्ष इजराइल के साथ भूलकर भी नहीं खड़ा होना दिखना चाहता है। हमास, गाजा, फिलिस्तीन के समर्थन में भी एक वर्ग आपको नजर आएगा। फिलिस्तीन के लिए CWC कांग्रेस का प्रस्ताव भी आएगा। यह संभवतः शायद इसी डर का नतीजा है, लेकिन ऐसा कोई डर इजराइल को नहीं।